लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी बुर्क़े, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जहीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश खुश वापस आया कि थर्ड ईयर में ये उसका पहला दिन था। जूं ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्कापोश लड़की देखी जो तांगे में से उतर रही थी। उसने तांगे में से उतरती हुई हजारहां लड़कियां देखी थीं, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं, सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने तांगे वाली को किराया अदा किया और जहीर के साथ वाले मकान में चली गई। जहीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में जहीर आवारा मनिश नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी जात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमोख्ता दोहराने में मसरूफ हो गए। यूं तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं, उसकी हम जमात, मगर जहीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रूखा फीका इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज जब उसने उस लड़की को तांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज के तमाम नए अशार के मानी उसके ज़हन से फिसल गए और वो उन हाथों के मुतल्लिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने तांगे वाले को किराया अदा किया, क्या वो भी वैसा ही खूबसूरत था? जहीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि उसे कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज तेज कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और जहीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी माँ के लिए यह सवाल बहुत ताज्जुब खेज था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है। उसकी माँ ने कहा, मुहाजिर हैं हमारी तरह। जहीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है, माँ थी, वो उम्र के हाथों माजूर थी। अब 3 बहनें और एक भाई है, भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझो वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है, उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कांधों पर है। जहीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कांधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो उन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक जरूर सोया करता था, मगर उस रोज उसे नींद न आई। वो उस लड़की के मुतल्लिक सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए, मगर उनकी मुठभेड़ न हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मर्तबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतजार किया, मगर वो न आई। जहीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि ये बेकारी ही सबसे बड़ी चीज है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज से वास्ता पड़ता है, जो घबराया वो गया। चुनांचे जहीर ने अपने दिल में अहद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक तांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी थी। उसका कियास बिल्कुल दुरुस्त निकला, क्योंकि ये वही लड़की थी। तांगा रुका। जहीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थी, दूसरे हाथ से उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर तांगे वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी। पलटकर उसने तांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब में से देखा।
क्यों, क्या बात है? तांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे? लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूं। तांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था, बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे मगर। ये सुनकर जहीर को तैश आ गया, साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा न ताओ, एक मुक्का तांगे वाले की ठोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपट्टी पर इस जोर का मारा कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद जहीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ ले जाइए, मैं इस हरामजादे से निपट लूंगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिए के अल्फाज थे जो उसकी जबान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई, 10 कदम ही तो थे, मगर जहीर को पूरे 20 मिनट इस तांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का तांगे वाला था। जहीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने तांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि वो बुर्कापोश लड़की अपने घर से चिक लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर जहीर ने 2 घूंसे और उस कोचवान की ठोड़ी के नीचे जमा दिए थे। इसके बाद जहीर सर से पैर तक उस बुर्कापोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मजीद इस्तिफसार किया तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सब का गुजारा हो रहा है। जहीर को अब अपनी माशुका का नाम मालूम हो चुका था। चुनांचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे, मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज उसने एक तवील खत लिखा और तहैया कर लिया कि वो उस तक जरूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि जहीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को तांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया। शुक्रिया, ये कहकर वो चली गई। जहीर ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के मुतल्लिक सोच ही रहा था कि एक और तांगा उसकी साइकिल के पास रुका। उसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने तांगे वाली को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा जहीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। जहीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर जहीर ने ये समझा था कि आधा मैदान मार लिया है, पर जब दूसरे रोज उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतल्लिक मैं आपसे क्या कहूं। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौंडी समझिए। ये रुक्का पढ़कर जहीर की बाँछें खिल गईं। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड न किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और उस रुक्के को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन की मुठभेड़ न हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख लिया था और वो चाहता था कि जल्द अज जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार वो जहीर को तांगे में नजर आई। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिराकर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात तांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कहकर वो चली गई और जहीर के मोहब्बत भरे खत के कागज सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरतज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लौंडी समझिए, इतनी रऊनत से क्यों पेश आई। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिलरुबा है। दिन गुजरते गए मगर जहीर के दिलो दिमाग में यास्मीन की अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें।
लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुक्के के अल्फाज याद आते जिसमें ये लिखा था, मुझे अपनी लौंडी समझिए। ज़हीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब व मौजू अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज़ कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था, मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि दुरुस्त है। एक दिन जब कि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुक्का था जिसमें ये चंद सतरें मरकूम थीं। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की जरूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज आपको कभी भूल नहीं सकती। ज़हीर चकरा गया। उसने ये रुक्का बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन तांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। तांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुक्का मिला है। खुदा के लिए तुम अपने को कनीज और लौंडी ना कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन की बुर्क़े की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने ज़हीर से कहा, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूंगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल ही रहा था। थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। ज़हीर रुक्का हाथ में पकड़े सोचता रहा कि ये मुआमला क्या है, मगर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सरे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खत व किताबत के जरिए ही से तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनांचे उसने दूसरे रोज एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, तांगे में यास्मीन को देखा। वो उतरकर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई एहतिजाज न किया। एक नज़र उसने अपने बुर्क़े की नकाब में से ज़हीर की तरफ देखा और चली गई। ज़हीर ने महसूस किया था कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनांचे दूसरे रोज सुबह जब वो साइकिल निकालकर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो तांगे वाले का इंतजार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़े थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई आमद व रफ्त न थी। ज़हीर ने मौका गनीमत जाना, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ, जो कि झूल रहा था, पकड़ लिया और बड़े रूमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो। खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो। ज़हीर ने बामुश्किल ये अल्फाज खत्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। ज़हीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वो बौखलाहट के बाइस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वो फौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाई और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि तांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने ज़हीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि ज़हीर ने उसका इशारा नहीं समझा तो वो उसके करीब होके गुजरी और एक रुक्का गिराकर चली गई। ज़हीर ने कागज का वो पुर्जा उठाया। उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो, पहला शो 3 बजे। परवीन। अभी आप सुन रहे थे सआदत हसन मंटो की लिखी कहानी बुर्क़े, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।